काश अनपढ़ ही होता। रवि किशन पेशे से तो वकील थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे आदित्य को बुरा भला कहना, यही थी रवि किशन की दिनचर्या। बड़ा बेटा आदित्य भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। रवि किशन का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे अमन और आकाश सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रवि किशन का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र आदित्य पर पड़ती, उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि आदित्य अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रवि किशन के अथक प्रयास से भी आदित्य का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ आदित्य को गाली देना और घर का सारा काम आदित्य से ही करवाना, यह सब रवि किशन के आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रवि किशन को सुनाता तो रवि किशन का गुस्सा आदित्य पर दोगुना फूटता था। आदित्य की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रवि किशन का पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रवि किशन के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रवि किशन कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ आया और रवि किशन को वह मिठाई का डिब्बा दिया। यह देखकर रवि किशन का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि रवि किशन बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रवि किशन ने बोले चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तो मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, बात यह है कि भैया आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रवि किशन ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है? अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है, आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक आदित्य भी वहां आ चुका था। शंभू ने आदित्य को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर आदित्य को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर आदित्य खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रवि किशन ने आदित्य को घूर कर देखा तो आदित्य झटपटाकर एक कोने में खड़ा हो गया। रवि किशन ने आंखें गुरेज कर आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, देख लो, एक वो है जो पुलिस में लग गया है और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे तू तो इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझा। शंभू को यह देखकर आदित्य पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर से रवि किशन से कहा, अरे भैया क्यों बुरा भला कह रहे हो आदित्य को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी बात मानो तो आदित्य की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और आदित्य का भी ख्याल रखेगी। रवि किशन ने आदित्य की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागे से कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दे। शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, अगर आप राजी हो तो रिश्ते की बात चलाएं। रवि किशन ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है
और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। उसे कैसे कर पाऊँगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब आदित्य जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो एक बार फिर सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रवि किशन ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश यह हुआ ही नहीं होता, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने रवि किशन को समझाते हुए कहा, ऐसा मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपके बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। रवि किशन ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके, तो क्या फर्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे दो दो पट्टे कमा रहे हैं, अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। रवि किशन की एक एक बात आदित्य को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और आदित्य घर वापस नहीं लौटा तो रवि किशन ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अभी रवि किशन खेत पर गए। वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर आदित्य की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने आदित्य की लाश को नीम के पेड़ से नीचे उतारा और उसका क्रियाकर्म किया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रवि किशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ रवि किशन की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाँफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रवि किशन वहाँ आकर अपने छोटे बेटे रोहन से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो। अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर किसके हवाले छोड़कर जाएंगे? रवि किशन ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा? अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने रवि किशन को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, हम इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये 2 ही 4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुँच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर और हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर रोहन रवि किशन को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहाँ से चले जाता है। आज इतने बड़े घर में रवि किशन अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी जो आटा भी सही से गूँधा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे आदित्य की याद रह रहकर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने आदित्य का अक्स नजर आने लगा। आदित्य का आटा गूँथना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, काश आज मेरा अनपढ़ बेटा ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। आदित्य मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से होने वाला क्या है? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिए और रवि किशन को
3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही रवि किशन शहर जाने की तैयारी कर ली और रवि किशन ने रोहन को फ़ोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेंगे। कहे मुताबिक रवि किशन वहाँ पहुँच गए और बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ रोहन आ गया और रवि किशन के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो अपना घर किसी और को बेच देगा। रवि किशन ने रुपयों का बैग झटपट से रोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर रवि किशन से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं पर बैठाकर रुपए लेकर वहाँ से चला गया और रवि किशन वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। रवि किशन बहुत ही चिंतित था। रोहन अभी तक नहीं आया, उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब रवि किशन की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वह हताश बैठा ही हुआ था। तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज़ लगाने लगा, परंतु रोहन रवि किशन को पास से देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रवि किशन को बिल्कुल भी ना थी। अब रवि किशन वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। रवि किशन के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। रवि किशन बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या गांव आ गया, क्योंकि अब तो घर सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर भी नहीं था। रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछकर उठा, हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां आदित्य ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा आदित्य, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है, अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता। आज बहुत अरसे हो गए हैं तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।